हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू क्विक रिकैप सेशन 2। आई अज्यूम कि आप लोग का सेशन 1 तो कंप्लीट हो चुका है। सेशन 1 में आप सब कुछ पढ़ के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए होंगे, मटेरियल का क्वेश्चंस बना लिए होंगे, तो अब अपने को कॉन्फिडेंस है कि हम लोग 10 से 15 मार्क्स तक का तो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अपने मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से आज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किया, इसको आज कंप्लीट भी करेंगे। तो आज का सेक्शन करने के बाद अपने इससे भी जितना क्वेश्चंस आता है वो कंप्लीट कर पाएंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, जिनके 11 12 में मैथ्स था वो किए हुए हैं, जिनके 11 12 में मैथ्स नहीं था वो नहीं किए हुए हैं। जो किए हुए हैं गुड, जो नहीं किए हुए हैं उनको भी डरने का दरकार नहीं है। क्यों दरकार नहीं है? क्योंकि ये इजी है। अपने इस पे बचपन से हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते जा रहे हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सर होता क्या है, 2 5 मिनट हम लोग इस पे बात कर लेते हैं पहले। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज सिंपल काउंटिंग। सपोज करिए इस क्लास में अभी कितना रोज है या कितना सीटिंग कैपेसिटी, अगर अपने को वो कैलकुलेट करना है तो अपने क्या करेंगे? अपने एक एक करके एक रो में जितना चेयर है सारा काउंट करेंगे, या आप एक एक करके पूरा काउंट कर सकते थे। पर आप पूरा काउंट करने की जगह क्या करोगे, आप देखोगे कि एक चेयर में कितने जन बैठ सकते हैं। एक रो में अगर 8 जन बैठ सकते हैं और ऐसा 20 रो है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं सर? 8 × 20 दैट इज 160। तो अपने को क्या किया, हम लोग एक एक करके नहीं काउंट किया, हम लोग खाली नंबर ऑफ रोज काउंट किया, नंबर ऑफ सीट्स काउंट किया और मल्टीप्लाई कर दिए। तो यही तो बेसिक फंडा है ना, कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई कर दो आप। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल अपने को समझ में आ गया। अब अपने देखते हैं कि काउंटिंग पीएनसी क्या है। पीएनसी यही है कि अपने को एक्चुअली नंबर ऑफ वेज काउंट करना पड़ता है अलग अलग चीज का, या कुछ भी काउंट करना पड़ता है विदाउट एक्चुअली काउंटिंग विथ सम रूल्स। तो सम रूल्स क्या है? पहला है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है सर? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, बताइए सर। देखते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल है और रूल। जब भी एक और होगा उसका मतलब क्या है सर? और मतलब एडिशन। बेटा जब भी आपको एक और दिखेगा अपने ऐड कर देंगे, जब भी आपको एक एंड दिखेगा अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा रूल है। और मतलब एडिशन, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है अपने को इतना याद रखना है पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी दिखेगा अपन ऐड करेंगे, एंड जब भी दिखेगा अपन मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं। सर और मतलब क्या? देखो जब भी अपने पास ऑप्शन रहता है या चूज करना हो, तो अपने को ऐड करना है। जैसे हम लोग दो एग्जांपल के संग देखते हैं। पहला एग्जांपल है, इन हाउ मेनी वेज अभी अभी इंडिया वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती है। तो अगर अपने इसमें ध्यान से समझे, ये इन हाउ मेनी वेज कैन अगर डिसाइड करना है अपने को, प्लेयर बी सिलेक्टेड एज द मैन ऑफ द मैच इन अ क्रिकेट मैच। अब बताइए, एक क्रिकेट मैच में कितना तरीका से हम लोग मैन ऑफ द मैच सिलेक्ट कर सकते हैं? सर आप समझिए इसको करेंगे कैसे। इसको करने के लिए ना अपने पास 3 रूल है। इसका सोल्यूशन क्या है बेटा? इसका सोल्यूशन एकदम सिंपल सा है कि कितने कितने प्लेयर होते हैं। सपोज करिए टीम ए है, टीम ए में कितना प्लेयर है? सर टीम ए में 11 प्लेयर है। टीम बी में कितने प्लेयर है? 11 प्लेयर। टीम ए से मैन ऑफ द मैच सिलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज क्या है? यहाँ से नंबर ऑफ वेज इन विच अ मैन ऑफ द मैच कैन बी सिलेक्टेड इज 11। यहाँ से नंबर ऑफ वेज इन विच अ मैन ऑफ द मैच कैन बी सिलेक्टेड इज अगेन 11। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच मैन ऑफ द मैच कैन बी सिलेक्टेड इज 11 + 11 दैट इज 22। क्यों? क्योंकि जो मैन ऑफ द मैच है वो या तो टीम ए से सिलेक्ट हो सकता है या तो टीम बी से सिलेक्ट हो सकता है। अगर टीम ए से सिलेक्ट हो सकता है तो उसके लिए 11 ऑप्शन था, टीम बी से सिलेक्ट हो सकता है उसके लिए भी 11 ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा सर?
11 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 22। आर वी क्लियर? क्योंकि और है तो अपने ऐड करेंगे, जब भी एंड होता है एंड होता है अपने मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है सर? चलिए ठीक है, अज्यूमिंग की क्लियर है ये। एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। जैसे अपने देखते हैं, ये भी बहुत टिपिकल है, यहाँ से आपको अब पूरा क्लियर हो जाएगा कि एंड भी कैसे होता है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर अ रूम हैविंग 4 gates? हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर अ रूम हैविंग 4 gates? ठीक है, एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट। कम आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट, सॉरी, थ्रू अ डिफरेंट गेट। बताइए ये कैसे करेंगे? सोल्यूशन क्या होगा इसका सर? दूसरा दूसरा कलर यूज करते हैं अपने। बताइए सोल्यूशन के लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ वेज इन विच अ मैन कैन एंटर। बताइए क्या हो जाएगा ये? नंबर ऑफ वेज इन विच अ मैन कैन एंटर, ये कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 में से कोई भी गेट से घुस सकता है। और नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन कम आउट। रिटर्न आने के लिए कितना ऑप्शन है सर उसके पास? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा सर? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4 × 3 दैट इज इक्वल टू 12। क्यों? क्योंकि एंड हो रहा है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। एंड मतलब ही इज गोइंग इनसाइड एंड कमिंग आउट। तो ये जो एंड कीवर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। जब जा भी रहा है एंड आ भी रहा है तो अपने को 4 × 3 करना है। लेकिन जब सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपने को मैन ऑफ द मैच सिलेक्ट करना था, वो या तो टीम ए से सिलेक्ट होता या तो टीम बी से। तो जब भी और हो रहा था तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी एंड हो रहा है तो और हो रहा था, तो ऐड हो रहा था, एंड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सा रूल है, और मतलब एडिशन, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। अज्यूमिंग ये क्लियर है अपने को, तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद अपने कंसेप्ट तो पढ़ेंगे, लेकिन अपने को पहले फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में जानना है। नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, फैक्टोरियल नोटेशन। सर फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? फैक्टोरियल के बारे में जिनके 11 12 में मैथ्स था उनको तो उतना दिक्कत नहीं है, जिनके नहीं था वो शायद फर्स्ट टाइम देखेंगे, वो भी बहुत जल्दी सीख जाओगे। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या सर? 5 फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5। 6 फैक्टोरियल मतलब क्या सर? 1 से लेके 6 तक कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। समझे? सर 8 फैक्टोरियल मतलब क्या? 8 फैक्टोरियल मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1। अपने मतलब स्टार्ट करके छोटा करके 1 तक भी जा सकते हैं, 1 से लेके भी 8 तक लिख सकते हैं, एक ही बात है। यूजुअली हम लोग बड़ा से छोटा लिखना चाहते हैं, जो हम लोग बाद में बता रहे हैं। तो ये क्लियर है बेटा? 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अपने कि 8 फैक्टोरियल अपने को समझ में आ गया। अब क्या अपने को कुछ फैक्टोरियल्स का वैल्यू याद रखना होगा। तो अपने को फैक्टोरियल्स का वैल्यू किसका किसका याद रखना है? 7 8 फैक्टोरियल है जिसका वैल्यू अपने को याद रखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फैक्टोरियल। आप ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, बट याद रहने से अच्छा रहता है। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू सर आएगा 120, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720, 7 फैक्टोरियल का वैल्यू 5040 और 8 फैक्टोरियल का वैल्यू 40320। सर 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है? इसका रीजन हम लोग बाद में देखेंगे। आप अभी याद कर लो, ये कन्वेंशन है, ये मान लिया गया है, ये हम लोग मान लिए हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, कन्वेंशन है। तो कन्वेंशनली इसका वैल्यू 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, बाकी सारा फैक्टोरियल अपने याद कर लेंगे।
तो मेरे को जैसे 0 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल तक याद है, आपको भी 0 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल तक याद होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया सर। सर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपने कोई भी फैक्टोरियल को ना छोटा कर सकते हैं। छोटा कर सकते हैं मतलब 8 फैक्टोरियल को आप चाहो तो 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो सर। मतलब अगर 10 फैक्टोरियल है सर, आप छोटा करके कहीं भी फैक्टोरियल साइन देके रुक सकते हो। 10 into 9 into 8 into 7, उसके बाद फैक्टोरियल साइन देके रुक गए। समझ आ रहा है सर? हाँ आ रहा है। 12 फैक्टोरियल को छोटा करना है तो 12 into 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल करके रुक गए। क्लियर है? तो अपने को यहाँ से 12 into 10 into 11 मिल गया। नेक्स्ट मतलब इस टाइप का सर, ये मतलब रुकते क्यों है, कहाँ पे रुकेंगे, ये कैसे पता चलेगा? ये पता कब चलता है? सपोज करो आपको कैलकुलेट करना है 12 फैक्टोरियल by 9 फैक्टोरियल, तो अपने को पता है ना कि बड़ा कौन सा है, जो बड़ा है उसको छोटा करेंगे और 9 फैक्टोरियल में रुक जाएंगे, क्योंकि अपने को समझ में आ रहा होगा आपको कि 9 फैक्टोरियल कट जा रहा है। तो इस टाइप का कैलकुलेशन में अपने फैक्टोरियल साइन में ऐसे लिखते हैं। n फैक्टोरियल को हम लोग छोटा करके कैसे लिख सकते हैं? n into n-1, जस्ट छोटा नंबर, जस्ट छोटा नंबर, जस्ट छोटा नंबर, कहीं भी फैक्टोरियल साइन देके रोक सकते हो। सपोज n+3 का फैक्टोरियल होता, तो सर इसको कैसे स्टार्ट करते हैं? n+3 इंटू n+2 इंटू n+1 इंटू n, समझे? इंटू n-1, ऐसे करके फैक्टोरियल साइन देके कहीं भी रोक सकते हो। क्लियर है? जैसे सर अगर n-4 का फैक्टोरियल होता तो उसको क्या कर सकते थे अपने? उसको हम लोग n-4 इंटू n-5 इंटू n-6 ऐसे करके फैक्टोरियल साइन देके कहीं भी रोक सकते हैं। बहुत जन n-4 के बाद n-3 लिख देता है। n-3 नहीं लिखना, n-4 से जस्ट छोटा नंबर, दैट इज n-5। तो ये अपने को बेसिक समझ में आया है। क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग इसके ऊपर का, तो अपने को फैक्टोरियल का किस टाइप से कैलकुलेट करना है ये अपने को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? एक तो बेसिक रूल है जो अपने को याद कर लेना है, समेशन r इंटू आर फैक्टोरियल। r का वैल्यू 1 से 10 तक है, 1 से n तक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? n+1 का फैक्टोरियल -1। ये अपने को वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रख लेना है, ये रिजल्ट, रिमेंबर दिस रिजल्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? देखिए क्विक रिकैप है तो हम लोग कुछ कुछ चीज खाली रिजल्ट ही याद रखेंगे, ताकि अपने इसको और कुछ इसमें काम नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे क्या आ सकता है इसका, कि सर 1 into 1 फैक्टोरियल प्लस 2 into 2 फैक्टोरियल, समेशन का मतलब यही कि आर का वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा है। 3 into 3 फैक्टोरियल ऐसे करके, सपोज 10, ये 7 into 7 फैक्टोरियल तक है सपोज। तो इसमें क्या है, इसको आप लिख सकते हो सर सोल्यूशन में कि दिस इज सेम एज समेशन आर इंटू आर फैक्टोरियल, और आर का वैल्यू 1 से लेके 7 तक जा रहा है। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो रहा है सर, जहां तक जाता है उसके बाद वाले नंबर का फैक्टोरियल उससे एक माइनस करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 के बाद वाला नंबर का फैक्टोरियल, यानी 8 का फैक्टोरियल -1। 8 का फैक्टोरियल अभी अभी अपने याद किए थे 40,320 होता है, तो आंसर हो जाएगा 40,319। आर वी क्लियर? यस सर। तो ये अपने को समझ में आ गया कि आर इंटू आर फैक्टोरियल का क्या मीनिंग है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने इसका। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल नहीं, मान लो 100 फैक्टोरियल, ये अपने आप ही दे रहा हूँ, इज डिवाइडेड बाई 12। 2 मिनट वीडियो पॉज करके आप लोग सोच लो कि क्या होगा, और फिर ही सोल्यूशन देखना। डायरेक्ट क्वेश्चन देख के सोल्यूशन देख लेने से काम नहीं होता है। आप लोग अगर सोचोगे तो बेटर रहेगा। अज्यूमिंग आप लोग ये किसी किसी का बन चुका है, इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। आप अगर गौर करेंगे तो सर 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, ध्यान से देखो। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू अपने को पता है 2 है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू अपने को पता है 6 है। लेकिन इसके बाद जो 4 फैक्टोरियल है सर, उसका वैल्यू 24 है। सर 5 फैक्टोरियल जो है उसका वैल्यू 120 है। सर 6 फैक्टोरियल जो है उसका वैल्यू 720 है। ध्यान से देखो ये 12 से डिविजिबल है,
हाँ सर, ये भी 12 से डिविजिबल है, हाँ सर ये भी 12 से डिविजिबल है, हाँ सर। सर अगर एक नंबर 12 से डिविजिबल आ गया उसके बाद तो हम लोग इंटू 5, इंटू 6, इंटू 7 ऐसे कर करके तो अगला नंबर निकाल रहे हैं। तो हर बार जब हर नंबर में मल्टीपल ऑफ 12 के बाद किसी से भी मल्टीप्लाई करे तो मल्टीपल ऑफ 12 रहेगा ही। तो सर ये 4 फैक्टोरियल से 100 फैक्टोरियल तक जितना नंबर है सारे के सारे तो मल्टीपल ऑफ 12 होंगे। 100 फैक्टोरियल तो आप कैलकुलेट करोगे तो बैंड बच जाएगा अपना, क्योंकि बहुत सारा डिजिट्स होगा इसमें। तो 100 फैक्टोरियल में नहीं नहीं करके 25 डिजिट होगा, मतलब 16 डिजिट होगा। नहीं, तो 26 से भी ज्यादा, 25 तो लास्ट में सिर्फ जीरोस होते हैं 100 फैक्टोरियल में। तो आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा नंबर है। 100 फैक्टोरियल कैलकुलेट करोगे तो हालत खराब हो जाएगा अपना। तो हम लोग 100 फैक्टोरियल तक कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन हमको पता है कि सब मल्टीपल ऑफ 12 है। तो ये सारे को डिवाइड भी करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। तो आपको क्या करना है बेसिकली, ये जो पहला 3 टर्म है उसका सम देखना है। ये 3 टर्म का सम क्या है? 9। तो हम लोग पूरा चीज को क्या बोल सकते हैं सर? हम लोग ये पूरा चीज को बोल सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 12 प्लस 9 है। तो मल्टीपल ऑफ 12 प्लस 9 जब कोई भी नंबर होता है तो उसको जब 12 से डिवाइड करते हैं तो सर रिमाइंडर तो ये जो अलग से एक्स्ट्रा है वही है। तो आंसर 9 हो गया। अज्यूमिंग ये क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से आप बैक करके देख लो, ये चीज समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ से अपने को फैक्टोरियल के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट अब अपने इसका क्वेश्चन एक संग ही बाद में देखेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ लेते हैं। लेट से फैक्टोरियल नोटेशन सर। फैक्टो सॉरी फैक्टोरियल नोटेशन तो हो गया। परम्यूटेशंस सर, परम्यूटेशन का मतलब क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का नाम तो है, लेकिन परम्यूटेशन का बेसिक मीनिंग क्या है? सर परम्यूटेशन का बेसिक मीनिंग होता है अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स मतलब नंबर ऑफ वेज इन विच n people can be arranged in n seats। सपोज अपने पास n people है और n seats है, तो इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा? इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएगा सर अपने यहाँ, याद रखो n फैक्टोरियल। मतलब मान लो दो लोग हैं ए बी, कितना तरीका से अरेंज हो सकते हैं? ए बी बी ए। आप देखो दो तरीका से। तीन लोग हैं, कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं आप? अगर सारा कॉम्बिनेशन लिखोगे तो ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, या फिर यहाँ पे सर सी, यहाँ पे ए, यहाँ बी, या फिर यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ ए। तो बेटा इस छह को आपस में कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं? छह तरीका से। अगर चार जन होते तो सर, अब चार जन का लिखने में बहुत सारा केसेस बनेगा, तो वो लिखना बहुत डिफिकल्ट है। पर अपने को पता है कि एक जन एक तरीका से अरेंज होता है, दो जन दो तरीका से, तीन जन छह तरीका से। वैसे एन चार लोग 24 तरीका से हो रहा है। ये आप करके देख रहे हो, मतलब अपने को पता चल गया एन पीपल कैन बी अरेंज्ड इन एन फैक्टोरियल वेज। एक और तरीका है इसको देखने का। सपोज चार को ऐसे लिख के काउंट करना तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, पर अपने को पता है एबीसीडी चार लोग हैं और ये चार सीट है। इस चार सीट में इस चार लोग को अरेंज करना है। कितना तरीका से कर सकते हैं बेटा? इस प्लेस में कितना जन आ सकता है? इस प्लेस में बताइए कितना जन आ सकता है? बताइए इसमें कितना जन अरेंज हो सकता है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसके बाद वाले में तीन ऑप्शन है सर, इसके बाद वाले में दो ऑप्शन है सर, इसके बाद वाले में एक ऑप्शन है। आप सोचो ना, पहला जब चार में से एक आदमी आया वो देखा ना कौन सा सीट खाली है? चारों खाली है। या फिर पहला सीट में कितना ऑप्शन है? पहला सीट में एबीसीडी में से कोई भी एक जन बैठ सकता है, तो चार ऑप्शन है। दूसरा सीट में कितना ऑप्शन है? बीसीडी में से कोई भी एक जन बैठ सकता है, तीन ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा, इसलिए ये 4 फैक्टोरियल हो गया, विच इज 24। तो कभी भी n पीपल n सीट्स हुआ तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, जैसा यहाँ देख रहे हैं अपने। क्लियर? लेकिन अगर अनइक्वल होता है, अनइक्वल होता है मतलब व्हेन n people and r seats are there, n people and r seats are there, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा? मतलब आप समझो n people r seats और r people n seats दोनों के लिए एक ही होता है। बस अपने को चूज करने के टाइम पे ये n people r seats मतलब पांच लोग तीन सीट या तीन लोग पांच सीट, दोनों के लिए आंसर सेम होगा। बस अपने को याद रखना कि जो n है वो r या r से बड़ा है।
अपने को n उसी को चूज करना है जो बड़ा है। NPR में n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। लेट्स से अपना n का वैल्यू 20 है और r का वैल्यू 18 है, पॉसिबल है, लेकिन n का वैल्यू 15, r का वैल्यू 20, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा n ग्रेटर देन इक्वल टू r चूज करना है, जो बड़ा है उसको n चूज करना है, जो छोटा है उसको r चूज करना है। तो इसके लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज NPR। समझे? तो सर ये NPR होता क्या है? ये NPR होता है वेर NPR इज इक्वल टू, बताइए क्या, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। NPR का मतलब n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। ढंग से समझिए सर, ये जो n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल हम लोग लिख रहे हैं, इसमें कंडीशंस क्या क्या है? इसमें कंडीशन ये है कि n जो है वो r से बड़ा होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, हाँ, और n नेचुरल नंबर होना चाहिए, r होल नंबर होना चाहिए। मतलब बेसिकली नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और r का वैल्यू 0 से लेके स्टार्ट होके कुछ भी हो सकता है, मतलब इंटीजर तो होगा, दोनों ही इंटीजर होना चाहिए। n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, r नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव तो हो सकता है, साथ साथ r 0 भी हो सकता है, पर n जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखना है। तो ये समझ में आ गया? अब सर NPR अपने को समझ में तो आ गया, लेकिन एक आध एग्जाम्पल दिखा दीजिए। एग्जाम्पल क्या है सर? 5p3 का वैल्यू। 5p3 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? सर 5p3 का वैल्यू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसका मतलब बेटा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब सर अपने को ये कैलकुलेट करने के लिए आप एक ट्रिक सिखाए थे कि बड़ा वाला को छोटा कर देंगे, तो बड़ा वाला को छोटा कर दिए, वहां तक करेंगे जहां तक नीचे एक फैक्टोरियल मिल जा रहा है, और फिर उसको काट देंगे। तो आंसर क्या आया? 5 इंटू 4 इंटू 3 60। समझ में आया? तो 5 लोग है अगर और 3 सीट है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा 5p3, और उसको कैलकुलेट करना आ गया अपने को। पर इसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग नॉर्मली समझे, ये एग्जाम्पल को, 5 पीपल 3 सीट्स, बेटा 5 लोग है 3 सीट है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली? ऑब्वियस सा बात है, अगर 5 लोग है ABCDE और 3 सीट है, तो सबके सब नहीं बैठ पाएंगे। जो पहले आएगा बैठेगा, जो बाद में आएगा नहीं बैठेगा। सिंपल सा रूल। कोई किसी का गोदी में नहीं बैठ रहा, अज्यूमिंग हम लोग, ये ऑब्वियस सा बात है, पांचों अडल्ट है, कोई किसी के गोदी में नहीं बैठेंगे, तो अपने कितना तरीका से इसको अरेंज कर सकता है? तो बेटा जब अपने देख रहे हैं कि पहला सीट खाली है, पहला सीट के पास कितना ऑप्शन था कि ये 5 में से कोई भी एक जन आ सकता है, तो ये 5 ऑप्शन है। दूसरा सीट जब खाली है, तो बेटा कितना ऑप्शन है? एक जन तो आ चुका है, अब इसके पास 4 ही ऑप्शन है, और इस सीट के पास 3 ऑप्शन है। तो ऐसा करके जब 3 जन फिल हो जाएगा, बचा हुआ 2 जन को साइड में खड़ा रहना पड़ेगा। तो यहाँ से भी 5 इंटू 4 इंटू 3 60 आया, पर इसको अपने 5p3 से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे। समझे? अब यहीं पे लोग, ये वाला चीज में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ये वाला कंफ्यूजन लोगों का रह ही जाता है कि सर 3 पीपल 5 सीट्स में क्या हो रहा है। सर 3 पीपल 5 सीट्स तो हम लोग कभी नहीं देखे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। ऑब्वियस सा बात है, अगर 3 लोग है ABC और 5 सीट खाली है, तो अब सेम तरीका से ना कोई 3 सीट ऑक्यूपाई होगा, 2 सीट खाली रह जाएगा। तो अब अपने कैसे सोचेंगे? अब अपने इस सीट में सोचते हैं, इस सीट के पास कितना ऑप्शन है सर? 3। ऐसा जरूरी नहीं है ना, अब 5 में से ये जो तीन जन है, ये इस सीट को चूज नहीं भी कर सकते थे। तो सीट के हिसाब से अगर आप सोचोगे ना, तो ये वाला चीज राइट नहीं होगा, सीट के हिसाब से हम लोग नहीं सोच सकते। तो हाँ, यहाँ कैसे सोचेंगे अपने? देखिए नेक्स्ट अपने पर्सन वाइज सोचेंगे। ए पर्सन के पास कितना ऑप्शन था सर? यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी बैठ सकता था वो। तो ए के पास अपने पास 5 ऑप्शन था, बी के पास अपने पास 4 ऑप्शन है, सी के पास अपने पास 3 ऑप्शन था। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वेज? 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज 120। सो अगेन 60। तो आप ये समझो कि यहाँ पर्सन वाइज सोचना पड़ रहा था, तो इतना इस टाइप से सोच के भी कर सकते थे, पर NPR शॉर्टकट अगर अपने को पता है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन सीधा NPR हो जाता है।
ठीक है, तो जैसे एक और देखते हैं 7p3 से। 7p3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, विच इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। सर ये कट के आंसर आ गया 765 का 7 इंटू 3210। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। पर सर एनपीआर निकालने का ना अपने पास एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट टू फाइंड एनपीआर, एन फैक्टोरियल बाई, ये तो नॉर्मल मेथड था, लेकिन अगर 8p3 का शॉर्टकट सपोज करिए अपने को निकालना है, तो सर 8p3 का शॉर्टकट होगा 8 इंटू 7 इंटू 6। 11p4 अगर है तो इसका शॉर्टकट होगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। अगर हम लोग 14p4 बोले तो उसका शॉर्टकट होगा 14 13 12 11। अगर 9p6 बोले तो इसका अभी तक हम लोग कर क्या रहे हैं सर, यहाँ 3 है तो 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 4 है तो 4 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 4 है तो 4 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9p6 6 है नीचे तो 6 नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, 9 8 7 6 5 4। तो सर समझ में आ गया अपने को ये? अगर np4 बोल रहा है कोई तो np4 का शॉर्टकट क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री। दिस इज योर शॉर्टकट फॉर np4। तो अज्यूमिंग आप लोग को ये हो गया है, तो इसका अगर अपने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करोगे आप लोग तो मैथ का सारा क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एक तो टाइप हम बता रहे हैं आप लोग को, अब देखो एक बार ध्यान से, np2 का वैल्यू 30 है अगर, तो n का वैल्यू कितना होगा? अब आप बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम लोग। सी आपका मैथ में भी इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है। n इंटू एन माइनस वन का वैल्यू अगर 6 इंटू 5 है तो यहाँ से आपका, देखो सॉरी मैं एक बार में ये लिख दिया हूँ, आपको कंफ्यूजन होगा देखने में, ऐसे बता रहा हूँ मैं कि क्या करना है यहाँ। सी n इंटू एन माइनस वन का वैल्यू 30 है। सी मेरे को याद है ना, इसलिए मेरा np2 का मतलब क्या होता है, n माइनस वन 30। आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते थे, पर इस टाइप का क्वेश्चन में ना क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व नहीं करना है। अपने को क्या देखना है कि कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 30 है। सर हाँ 5 इंटू सिक्स, अभी मैं लिख चुका था, 5 इंटू सिक्स का प्रोडक्ट 30 होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको हिट एंड ट्रायल करना होगा। आप 2 इंटू थ्री चेक करो वो 6 आएगा, 3 इंटू फोर चेक करो वो 12 आएगा, 4 इंटू फाइव चेक करो वो 20 आएगा, लेकिन 5 इंटू सिक्स आप जब चेक करोगे वो 30 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर से हम लोग चेक कर सकते हैं हमेशा, जब भी यहाँ दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है मतलब यहाँ भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा। तो ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन सा हो सकता है सर, ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर सर 6 इंटू फाइव लिखेंगे अपने। देखो 5 इंटू सिक्स होता है, 5 इंटू सिक्स और 6 इंटू फाइव सेम होता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे अगर बड़ा नंबर लिखें और फिर छोटा है तो इस साइड भी बड़ा और छोटा लिखेंगे, तो कंपेयर करना इजी होगा। तो अब कंपेयर करेंगे बड़ा वाला को बड़ा वाला से, तो n का वैल्यू मिल जाएगा। सर n का वैल्यू 6 है। आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते हैं, n का दो वैल्यू आता है, एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता, फिर एक वैल्यू को आप रिजेक्ट करते हैं। पर सर हम लोग वैसे नहीं करेंगे, हम लोग स्मार्ट है, हम लोग जल्दी कैलकुलेट करेंगे, तो वो ऐसे ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने, ये हो गया। ऐसा एक और क्वेश्चन था वो भी देख लेते हैं। सपोज m प्लस एन पी टू का वैल्यू 132 है और m माइनस एन पी टू का वैल्यू 30 है। तो ये वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करो, m और n निकालना है अपने को। ये वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लो। मेरे को लगता है आप लोग अपने आप ये कर पाओगे, क्योंकि सर m प्लस एन पी टू मतलब क्या, शॉर्टकट में m प्लस एन इंटू एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 132। सर दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 132 है, मतलब 12 इंटू 11 है सर ये हम लोग कैलकुलेटर में देख लिए थे और हम लोग को पता भी है बहुत जन को कि 12 इंटू 11 होता है।
तो m प्लस n का वैल्यू 12 है सर। एक इक्वेशन मिल गया अपने को। और सर नेक्स्ट क्या है, m माइनस एन पी टू। m माइनस एन पी टू मतलब m माइनस एन इंटू एम माइनस वन इज इक्वल टू 30। सर 30 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 5। तो कंपेयर करके ये अभी अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में भी किए थे, पहले बड़ा वाला नंबर लिखे क्योंकि यहाँ पहले बड़ा है, तो यहाँ से अपने को m माइनस एन का वैल्यू 6 मिल जाएगा। क्लियर। तो m प्लस एन का वैल्यू 12, m माइनस एन का वैल्यू 6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक सेकेंड। नेक्स्ट इज m प्लस एन का वैल्यू, m माइनस एन का वैल्यू अपने को समझ में आ गया। सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 2m का वैल्यू सर आ जाएगा 18, मतलब m का वैल्यू आ गया सर 9, और m को 9 पुट कर देंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा सर 3। तो अपने को m और n दोनों का वैल्यू मिल गया। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है आपको मैथ में मिल जाएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो अपने कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो है, मतलब बेसिकली एनपीआर में कितना फैक्टर होगा सर? एनपी5 में कितना फैक्टर होता है शॉर्टकट से अगर बोले तो हम लोग? सर इसमें 5 फैक्टर होता है एनपीआर में सर। एन एन माइनस वन ऐसे करके चलते रहेगा, लास्ट टर्म होगा एन माइनस आर प्लस वन। सिंप्लीफाई करके मतलब इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स आर होता है, इसमें 5 फैक्टर था। तो ये बेसिक रूल है कि एनपीआर में हमेशा नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव फैक्टर्स जो है वो एन होता है। क्लियर है। तो अगला क्या है, अगला है परम्यूटेशन में रेस्ट्रिक्शंस के साथ। तो जैसे अगर अपने देखे कि अंकित एक वर्ड है, मेरा नाम, इसका हम लोग कितना परम्यूटेशन कर सकते हैं? नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड अंकित कैन बी अरेंज्ड। सर 5 फैक्टोरियल 120। सिंपल है, 5 लेटर्स है, आपस में अरेंज करना है, 1 5 फैक्टोरियल। लेकिन ना अगर रेस्ट्रिक्शन अपना रहेगा कि वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, सर कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर के लिए क्या करेंगे अपने? कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर के लिए, सर कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर के लिए आप क्या करो, एक मेथड होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड अंकित कैन बी अरेंज्ड सच दैट द कॉन्सोनेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर। कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर मतलब एन के टी को साथ में रहना था, तो सर जिसको साथ में रहना था ना उसको एक बुरा में डाल देंगे, और आई और ए जो दो एक्स्ट्रा लेटर है वो अलग से रख दिए। तो अपने पास टोटल कितना ऑब्जेक्ट हो गया, आप ये सोचो। टोटल अपने पास से 3 ऑब्जेक्ट है, और 3 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने का तरीका होता है 3 फैक्टोरियल। लेकिन सर बोरे के अंदर जो एन के टी को डाले थे वो लोग साथ साथ जाएगा ये पता है मेरे को, लेकिन बोरे के अंदर तो शफल कर सकते हैं, तो उसको बोरे के अंदर कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई किए क्योंकि एंड हो रहा है, ये भी अरेंज हो रहा है साथ साथ एन के टी भी हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 36। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था तब तो 120 वेज था, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट्स को साथ में रहना था तो 36 वे में ही हम लोग लेटर्स ऑफ द वर्ड अंकित को अरेंज कर सकते हैं। क्लियर। सपोज मेरा ही नाम में, या मेरा नाम छोड़ो, हम लोग कुछ और देखते हैं। अगला है जैसे ये वाला वर्ड क्लैरिटी, आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा ये वर्ड क्लैरिटी। तो इस क्लैरिटी वर्ड के ऊपर देखते हैं हम लोग कि इसमें सपोज करो कोई मेरे को बोल रहा है कि सर कौन ए आई वाई ये 3 लेटर को साथ में रहना है, ए आई वाई टुगेदर। तो अपने क्या करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन के लिए? सर ए आई वाई को बोरा में डाल देंगे। सर अपने पास बचा सी एल आर टी, तो ये सी एल आर टी जो है इसको अपने कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल टोटल, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट है। क्लियर। और ए आई वाई को आपस में अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में, आंसर आ जाएगा 720। ये आप कैलकुलेट कर लेना अपने कैलकुलेटर में। क्लियर। बहुत सिंपल सा था, देखो अभी अभी आपके सामने एक वर्ड लिया और ये कर दिया। लेकिन इसमें ही अगर क्वेश्चन आता सच दैट ए आई वाई आर नॉट ऑलवेज टुगेदर, नॉट ऑलवेज टुगेदर, तो क्या करते सर? इसी क्वेश्चन में अगर ये एक ठो कंडीशन होता ए आई वाई आर नॉट ऑलवेज टुगेदर,
तो अपने क्या करते, अपने टोटल निकालते। टोटल क्लैरिटी का कितना होता सर? 7 लेटर्स है, 7 लेटर को आपस में कितना तरीके से अरेंज कर सकते हो? 7 फैक्टोरियल। ऑलवेज टुगेदर के लिए हम लोग के पास कितना था? ऑलवेज टुगेदर के लिए अपने ऑलरेडी निकाल चुके 720 था। तो नॉट ऑलवेज टुगेदर के लिए जब भी करोगे आप, तो 5040 माइनस 720 कर दोगे, 4320 होगा। बेटा क्लियर है? तो ये था, ये बेसिक कंसेप्ट था कि कभी भी ऑलवेज टुगेदर और नॉट ऑलवेज टुगेदर में क्या डिफरेंस होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। नॉट ऑलवेज टुगेदर में हमेशा हम लोग ऐसे करके निकालते हैं। क्लियर है भाई? चलिए, तो नेक्स्ट अपना हो गया such that no two of a, I and y are together। ये ध्यान दीजिए, इसका मतलब जब भी नो टू बोल रहा है और नॉट ऑलवेज टुगेदर है, ये दोनों का क्या है? नो टू आर टुगेदर एंड नॉट ऑलवेज टुगेदर में डिफरेंस क्या है? पहले तो क्वेश्चन समझने में डिफरेंस है। बेटा ए आई वाई साथ में नहीं है, इसका मतलब तीनों का तीनों साथ में नहीं था। लेकिन नो टू ऑफ ए आई वाई आर टुगेदर, इसका मतलब कि कोई भी दो लेटर भी साथ में नहीं हो सकता। जैसे इस केस में क्या था कि ए आई साथ में सी एल आर टी फिर वाई हो सकता है, मतलब ये दोनों साथ में, ये अलग है, तीनों साथ साथ नहीं है, ये चल रहा था यहाँ। लेकिन इस केस के लिए ये भी नहीं चलेगा। इस केस में क्या, सब अलग अलग होना चाहिए। तो जब भी नो टू आर टुगेदर पढ़ते हैं ना अपने, तो अपने दिमाग में एक मेथड आता है, गैप मेथड। कौन सा मेथड? गैप मेथड। ध्यान से समझो कि ऑलवेज टुगेदर के लिए सैक मेथड बोरा में भरते हैं, नॉट ऑलवेज टुगेदर के लिए टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर, एंड नो टू आर टुगेदर जब भी आएगा तो गैप मेथड। गैप मेथड क्या है सर? कि आपके पास बचा हुआ जो लेटर्स है आप उसको पहले प्लेस कर दो और उनके बीच में गैप दे दो, और साइड में भी आप एक एक गैप दे सकते हो। तो ये जो स्पेसेस है, अगर अब इस स्पेस में ही हम लोग ए आई वाई को डालेंगे तो वो लोग साथ में कभी नहीं बैठ पाएंगे। तो सिंपल सा बात है कि कहीं भी, क्योंकि हर दो स्पेस के बीच में एक ना एक जन बैठे हैं, तो वेकेंट सीट ही नहीं छोड़े हम लोग ए आई वाई के लिए बगल बगल का, तो बगल बगल का वेकेंट सीट छोड़े ही नहीं है, तो वो लोग संग में आ नहीं सकता है। तो बेटा इस 5 सीट में इस 3 को कैसे अरेंज कर सकते हैं? 5p3 और ये CLRT जो है इसको आपस में अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज में। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 60 इंटू 24 1440। तो ये अपना गैप मेथड है। क्लियर? तो बेटा अज्यूमिंग आप लोग को ये समझ में आ गया है, फिर वील मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट टाइप। तो परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन है नेक्स्ट। इसका अब आप लोग क्वेश्चंस बना लेना, मैथ का मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चंस बन जाएगा यहाँ से। और थ्योरी पढ़ते हैं तो उससे आपका सारा साथ साथ में बनते रहेगा फिर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है परम्यूटेशन विथ रिपीटेशंस। परम्यूटेशन विथ रिपीटेशंस, देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अपने पास कि अगर अपने को लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन को अरेंज करना है, असैसिनेशन को अरेंज करना है, तो कितना तरीका से कर सकते हैं सर? 3 ठो ए है, 4 ठो एस है, 2 ठो आई है, 2 ठो एन है और टी ओ है। कितना लेटर था एक बार काउंट कर लेते हैं, 13। यहाँ पे भी 3 4 7 2 9 2 11 2 13, करेक्ट है, 13 लेटर है। इसको नंबर ऑफ वर्ड्स या रीअरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इसका कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन था। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, तो कितना तरीका से करेंगे सर? ये सोल्यूशन कितना है? ये जितना टोटल है उतना फैक्टोरियल तो लिखना है। n लोग है तो n फैक्टोरियल होगा, लेकिन जितना बार रिपीट किया, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, तो इससे डिवाइड हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्लियर सर? अबे हाँ ना। चलिए मान लेते हैं कि आपको ये समझ में आ गया। ऐसा एक और एग्जांपल है बहुत फेमस, मिसिसिपी। मिसिसिपी को कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं? यही वर्ड है मिसिसिपी। तो एक एम है, 4 आई है, 4 एस है, 2 पी है, 4 4 8 3 11 11, करेक्ट, 11 लेटर्स है। तो इसको कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं?
सर वेरी गुड। 11 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, परफेक्ट है। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को अपने डिवाइड कर देना, क्योंकि 4 बार आई है, 4 बार ऐसे, 2 बार पी है। तो अज्यूमिंग आप लोग का ये परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन वाला चीज क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या था कि अपने कितना तरीका से इसको अरेंज कर सकते हैं इन अ सर्कल। मान लो 4 लोग हैं, ए बी सी डी ई, 5 लोग हैं, और इनको सर्कल में अरेंज करना है। तो बेटा देख, सर्कल में जब अरेंज करते हैं ना, तो ये ए बी सी डी, और अगर ए बी सी डी ई सब एक एक बेंच शिफ्ट हो जाए, तो ये दोनों ना सेम है, ये दोनों सर्कुलर परम्यूटेशन में सेम है। अगर अपने एक एक चेयर शिफ्ट कर जाए सिटिंग इन अ सर्कल, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा कि अपना पोजीशन चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि ए अपना राइट वाले को देखेगा, अपने लेफ्ट वाले को देखेगा। ए देखेगा मेरे राइट में बी बैठा है, लेफ्ट में सी बैठा है। पहले भी ऐसा ही था, राइट में बी था, लेफ्ट में सी था, है ना? सॉरी, ई और बी था यहाँ पे। राइट में ई था ए के, लेफ्ट में बी था। बी देखेगा मेरे राइट में ए था, लेफ्ट में सी था। तो अभी भी बी के राइट में ए है, लेफ्ट में सी है, राइट में ए है, लेफ्ट में सी है। तो सब फेस कर रहे हैं सेंटर को और फिर देख रहे हैं। तो ये अलाइक होता है। तो इन केस ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ना, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए अपने को एक जन को फिक्स करना पड़ता है। मान लो यहाँ पे ए को फिक्स कर दिए थे, अगर ए यहाँ फिक्स है तो बाकी बी सी डी ई को कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। तो उसमें से कोई का भी अगर चेंज हुआ तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट ही चेंज हो जाता है। तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन जनरली होता है n-1 फैक्टोरियल। लेकिन मतलब वही है, 10 पीपल 10 सीट्स, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन कितना हो जाएगा? सर नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। क्लियर? लेकिन इसी में, इसी टाइप का क्वेश्चन में अगर कभी नेकलेस ऑफ बीड्स, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, नेकलेस ऑफ बीड्स, या फिर गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मेनली, या फिर लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए व्हेन हैविंग आइडेंटिकल नेबर्स, व्हेन हैविंग सेम नेबर्स ओनली, ये 3 कंडीशन अगर रहता है, मतलब क्या है? तो इसमें नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन हो जाता है, इसमें नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन हो जाता है, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन इज इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल बाई 2। मतलब क्या है सर इसका? n-1 का फैक्टोरियल होल बाई 2, आधा हो जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर देखिए, अगर आप एक नेकलेस बना रहे हैं अलग अलग कलर का बीट से, RGBYOW, और हम क्या किया, आपका नेकलेस को यहाँ पे उठा के उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब यहाँ पे R है, यहाँ G है, यहाँ B है, यहाँ Y है, यहाँ O है, यहाँ W है। तो अब आप बताइए, ये दोनों तो आइडेंटिकल होगा ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करेगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर जब नहीं करेगा, तो उसमें हम लोग ये भी समझ सकते हैं ना कि सेम नेबर है खाली, किसके राइट में जी था, लेफ्ट में डब्ल्यू था। लेकिन अगर राइट लेफ्ट का सेंस नहीं है, लेफ्ट में डब्ल्यू आ गया, राइट में जी आ गया, तो अल्टीमेटली वो हम लोग सेम ही अज्यूम कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर सेम कंसिडर करता है, तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन n-1 का फैक्टोरियल बाई 2 हो जाता है। तो ये दो फॉर्मूला अपने को याद रखना है, इससे अपने क्वेश्चंस कर सकता है। तो बेसिक क्वेश्चंस तो सर अपने इसका कर लेंगे। जैसे इसी में है कि 5 डिफरेंट कलर बीट से अपने को नेकलेस बनाना है, तो कितना तरीका से बना सकते हैं? बीट्स नंबर ऑफ नेकलेसेस कितना हो सकता है? नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नेकलेसेस कितना बन सकता है सर? 4 फैक्टोरियल बाई 2, एक कम होगा फैक्टोरियल, उसका आधा, तो आंसर 12। देखिए ओरली हो गया अपना। लेकिन इसमें सर मेन क्वेश्चन कैसा आता है? मेन क्वेश्चन आता है इसमें नंबर ऑफ, जैसे एक क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं, सर्कुलर परम्यूटेशन इन नंबर ऑफ वेज इन विच, बहुत फेमस क्वेश्चन है, a host and 20 of his friends can sit around a circular table such that
नो टू, नहीं, such that two of his best friends always sit beside him. Sits beside him, इसका मतलब सर टोटल कितने लोग हैं? एक होस्ट और 20 फ्रेंड, सर 21 लोग हैं। तो इस 21 लोग में से होस्ट और उसका एक बेस्ट फ्रेंड और एक और बेस्ट फ्रेंड, ये लोग ऐसे बैठेगा। ये समझ में आ रहा है सर? ये लोग एक आइडेंटिटी है। और बचे हुए कितने लोग हैं? फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, ऐसे करके और 18 फ्रेंड है। क्लियर है सर? तो टोटल अपने पास ये कितने ऑब्जेक्ट हो गए? अगर इसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करें तो 19 लोग हैं। इस 19 लोगों को सर्कल में अरेंज करना है। सर्कल में कितना तरीका से अरेंज हो सकता है? 18 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो अब एक बोरा में ही चेंज होगा। तो 19 लोग को अगर सर्कल में अरेंज करना है तो सर 18 फैक्टोरियल वेज में होता है। और सर इसके बाद ये तीनों लेकिन बोरा में आपस में अरेंज हो सकता है, तो इंटू 3 फैक्टोरियल कर देते हैं लोग। लेकिन वो गलत है सर, क्योंकि ये जब बोरा में चेंज हो रहा है तो एच बीच में ही बैठेगा, B1 B2 सिर्फ चेंज हो सकता है। तो 2 फैक्टोरियल वेज में खाली अरेंज कर सकते हैं। तो यही आंसर है, 2 इंटू 18 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का दरकार नहीं है। क्लियर? तो ये बेसिक अपना हो गया सर्कुलर परम्यूटेशन भी। अब एक आध और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा देते हैं जिससे आते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड using 0 3 4 7, using digits 0, 3, 4, 7। इसमें दो केस हो सकता है। केस 1, रिपीटेशन नॉट अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब कुछ होता है, और एक होता है जब रिपीटेशन अलाउड है। दोनों का ही क्वेश्चन आ सकता है। कुछ मेंशन नहीं किया तो अलाउड मानते हैं, पर यूजुअली मेंशन कर देता है। तो क्या होगा बेटा? इस प्लेस के पास कितना ऑप्शन है? इस प्लेस के पास 3 ऑप्शन है सर। क्यों? क्योंकि 4 डिजिट नंबर अगर चाहिए तो 0 नहीं आ सकता स्टार्टिंग में। अब सेकंड प्लेस के पास कितना ऑप्शन है? सर मान लीजिए 3 चला गया, तो सेकंड प्लेस के पास कितना ऑप्शन है सर? 4 7, लेकिन 0 भी आ सकता है, तो इसके पास भी 3 ऑप्शन है। अब थर्ड प्लेस के पास मान लो 7 चला गया, तो 2 ऑप्शन है। मान लो 4 चला गया, तो फिर एक ऑप्शन है। क्लियर है? तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो काटा हूँ वो हटा दे रहा हूँ। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। तो नंबर ऑफ वेज इज 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 18। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो सर क्या होता? सर यहाँ पे 3 ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता है 4 डिजिट के लिए। लेकिन इस प्लेस के पास 4 ऑप्शन आएगा, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4। क्यों? आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो नंबर पहले आ चुका है वो वापस आ सकता है, और सेकंड प्लेस से फोर्थ प्लेस तक तो 0 भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ वेज इज 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज, बताइए कितना? कैलकुलेट तो कर ही लोगे, मेरे हिसाब से 192 होता है। 64 3 जा। क्लियर? कैलकुलेटर रहेगा, अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन तरीका अपने को समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आता है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस करना है। अब अपने देखेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस मतलब क्या? परम्यूटेशन मतलब तो अरेंजमेंट था, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शंस। सिलेक्शन मतलब, देख अब क्या है, अगर अपने को सिलेक्ट जब करना होता है ना तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब ABCD में से अगर अपने को 2 जन को सिलेक्ट करना है, हाउ मेनी सिलेक्शंस कैन बी मेड? सर AB हो सकता है, AC हो सकता है, AD हो सकता है, या फिर BC हो सकता है, BD हो सकता है, या फिर CD हो सकता है। तो इसमें से अगर 2 जन को सिलेक्ट करना था तो अपने इतना तरीका से कर सकते थे। ABBA मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अरेंजमेंट में ऑर्डर भी मैटर करता था, व्हेन ऑर्डर डजंट मैटर। क्लियर सर? मैटर क्या करता है? सिर्फ कौन कौन आ रहा है, किस ऑर्डर में आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग n पीपल आर सीट्स, n पीपल उसमें से आर सिलेक्ट करना है, n लोगों में से आर सिलेक्ट करना है, तो कितना तरीका से करेंगे? आर सीट्स तो अरेंजमेंट के लिए होता था, यहाँ पे n पीपल में से आर सीट्स को अगर आर लोगों को अगर अरेंज करना है तो कितना तरीका से कर सकते हैं अपने? एनसीआर। एनसीआर का भी रेस्ट्रिक्शन सेम है, लेकिन एनसीआर का फॉर्मूला अलग है, n फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। जैसे 5c3, 5c3 का मतलब 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये हम लोग यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? 5c3 हम यहाँ लिख दिया, लेकिन ये ऐसा है। 5c3 का मतलब ये होता है, तो फॉर्मूला में हम लोग डाल दिए, तो ये आ गया 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 इंटू 4/2, तो आंसर इज 10, मतलब कट के 10। क्लियर? तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो इस टाइप से, लेकिन एनसीआर का भी ना शॉर्टकट है अपने पास, एनसीआर का भी अपने पास शॉर्टकट है। एनसीआर का शॉर्टकट क्या है? एनसीआर का शॉर्टकट ये है कि एनसीआर इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो है वो तो ये है, लेकिन अगर अपने देखे 8c3, तो 8c3 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6, जैसा परम्यूटेशन में होता था, बस इसमें एक डिवाइड हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि अगर 3 है तो क्या बोल रहा हूँ समझे? जैसे 11c2 है तो दो ही फैक्टर ऊपर और 1 से लेके दो फैक्टर नीचे। अगर 13c4 है तो 13 12 11 10 बाई 1 2 3 4। समझे? जैसे ये पिछला वाला केस में 55 आया था, तो इस केस में कितना आएगा देखते हैं। 13 इंटू 11 इंटू 5, 11 5 ज़ा 55, 55 इंटू 13, 55 इंटू 13 आप कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर में, मेरे हिसाब से 715 आएगा, गलत भी हो सकता है, पर आप अपना कैलकुलेटर में ये कैलकुलेट कर लेना। क्लियर? 90% चांस है गलत नहीं होगा। तो अपने को शॉर्टकट समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब सर NC3 का शॉर्टकट क्या होगा? सर NC3 का शॉर्टकट होगा n-1 n-2 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये तो बेसिक अपने को समझ में आ गया कि कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? सर NC0 का वैल्यू, ये अपने को याद रखना है। NC0 का वैल्यू 1 होता है, NC1 का वैल्यू n होता है, और NCn का वैल्यू भी 1 होता है। NCn का वैल्यू भी 1 होता है। क्लियर? NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि कोई बड़ा नंबर अगर है तो उसमें अगर आप शॉर्टकट लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। 47 फैक्टर्स, आप पहले 50C47 को 50C3 लिख सकते हो। समझे? जैसे 80C76 है, इसको आप 80C4 लिख सकते हो। 12C9 है, इसको आप 12C3 लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, NCX इज इक्वल टू NCY, इसी से आता है। इसका मतलब x या तो y के बराबर होता है, या तो x प्लस वाई का वैल्यू जो है वो n के बराबर होता है। ये सारा पॉइंटर्स अपने को याद रखना है सर। और एक लास्ट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि NCR और NCR-1, इन दोनों का सम n+1CR होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि 11C3 प्लस 11C4 अगर है तो बेटा ऊपर अगर सेम रहता है तो ऊपर एक बढ़ जाता है और नीचे बड़ा वाला रह जाता है। ध्यान रखो, ऊपर एक बढ़ जाएगा, ऊपर एक बढ़ जाएगा और नीचे बड़ा वाला रह जाएगा, नीचे बड़ा वाला रह जाएगा। क्लियर है भाई? सिंपल कौन यही है कि नीचे में जो है वो एक जो बड़ा नंबर है वो रहेगा, ऊपर एक बढ़ जाएगा। लेट्स से 11C3 प्लस 11C4, अच्छा ये ले लिए। 14C3 प्लस 14C2,
तो सर क्या होगा, ऊपर बढ़ के 15 हो जाएगा, नीचे बड़ा वाला रह जाएगा 15C3। फिर तो अपने सिंप्लीफाई कर ही लेंगे। क्लियर है सर? एक और चीज है वो भी आप देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN अगर है तो ये हो जाएगा 2 to the power n। बस यही आंसर है। और NC0 नहीं होता तो 2 to the power n-1 हो जाता है। लेट्स से 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 अप टू 7CN है, मतलब 7C7 है, तो इसका वैल्यू 2 power 7 होता है, दैट इज 128। क्लियर है सर? तो यहां तक कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग अगला देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्या है अपना, NC0 से NCN तक आपका कॉपी हो गया होगा, मेरे को जितना पता लग रहा है। एक और भी फॉर्मूला रहता है, ये भी आप लोग को कभी कभी काम आता है, ये भी आप याद कर लो, NCR/NCR-1। ये कम ही काम आता है, फिर भी आप लर्न कर लोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे 8C3/8C2 अगर निकालना है तो आप सीधा लिख सकते हो क्या सर, 8 - 3 + 1 क्या सर, 3, दैट इज 6/3, दैट इज 2। NCR/NCR-1 इज N-R + 1/R। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज हम लोग को कॉम्बिनेशन में याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा दे रहा हूँ, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स ये हमेशा NC2 होता है। आप समझो 10 लोग अगर क्लास में और सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो कितना तरीका से मिला सकते हैं, जितना तरीका से दो जन को सिलेक्ट कर सकते हैं। 10 में से दो जन को सिलेक्ट करने का तरीका इज 10C2। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स NC2। नंबर ऑफ डायगनल्स क्या होता है सर? सर नंबर ऑफ डायगनल्स होता है NC2 - N। क्लियर? नंबर ऑफ डायगनल्स होता है NC2 - N। नेक्स्ट है अपना नंबर ऑफ डायगनल्स, ऑब्वियसली एन साइडेड पॉलीगन के लिए, स्क्वायर हुआ तो 4 और बाकी के लिए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लाइंस बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, ये क्या होगा, जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स आउट ऑफ n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कितना हो जाएगा सर? नंबर ऑफ लाइंस इज NC2, समझे ना? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, सेम ही, बाय जॉइनिंग एनी 3 पॉइंट्स आउट ऑफ n पॉइंट्स आउट ऑफ n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज, जितना तरीका से 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना बेटा? तो ये हो जाएगा NC3। तो ये सब तो बेसिक था, ये सारा आप लोग को याद करना पड़ेगा। याद क्या मतलब, समझना है खाली, और कुछ नहीं है। लेकिन इसमें एक टिपिकल एग्जांपल आता है। टिपिकल क्वेश्चन कैसा आता है ये वाला टाइप में, कि मान लो 5 पॉइंट है, मतलब 12 पॉइंट है। टिपिकल क्वेश्चन कैसा है इसमें, मान लो 12 पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, out of which exactly 5 are collinear, out of which exactly 5 are collinear in how many ways? How many straight lines can be formed by joining any two of them? पहले straight lines करना है, how many straight lines can be formed by joining any two of them, और दूसरा पार्ट में करना है can be formed by joining any two of them, formed by joining any two of them। समझ आ रहा है? और दूसरा ट्राइंगल करना है, सेम ही क्वेश्चन में।
सबका सब नॉन कोलिनियर होता तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला का था। ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एनी थ्री ऑफ देम, ये दोनों क्वेश्चन करना है। पहले हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, ट्राइंगल को बाद में देखेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन देखते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या कर दिया सर कि कुछ पॉइंट्स कोलिनियर दे दिया है, कुछ पॉइंट्स कोलिनियर दे दिया, माने 5 पॉइंट्स कोलिनियर है। मानिए सर 12 में से 5 पॉइंट कोलिनियर है, ये हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन को दो मेथड से किया जा सकता है, मेथड 1 दिखाता हूँ। और बचा हुआ 7 पॉइंट्स इधर उधर है, 1 2 3 4 5 6 7, रैंडम 7 पॉइंट है। क्लियर? तो कितना अपने को स्ट्रेट लाइन मिल सकता है ज्वाइनिंग एनी टू ऑफ देम से? सर इस 7 नॉन कोलिनियर से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तब तो अपने को एक लाइन मिलेगा ही मिलेगा। या फिर अपने को एक लाइन कैसे मिल सकता है कि सर यहाँ 5 में से एक सिलेक्ट करते हैं और इस 7 में से एक सिलेक्ट करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, 5C1 इंटू 7C1। क्या किया अपने समझ में आ रहा है? पहला केस इस 7 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, फिर यहां से एक, यहां से एक, उसके बाद इस 5 में से कोई भी 2 पॉइंट अगर सिलेक्ट करेंगे तो हर बार 5C2 अलग अलग लाइन नहीं आएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर सिलेक्ट हुआ है, पहला 2 पॉइंट अगर सिलेक्ट हुआ है तो सेम लाइन है, पहला और तीसरा पॉइंट अगर सिलेक्ट हुआ है तो सेम लाइन है। इस 5 पॉइंट से पासिंग तो एक ही लाइन मिल रहा है ना अपने को। एक सेकेंड, स्क्रीन फ्लिकर करता है बीच बीच में, ठीक करते हैं इसको। तो बेटा इस 5 पॉइंट से पासिंग एक ही लाइन मिल रहा है, इसलिए +1 करना होगा। तो नंबर ऑफ ये आप कैलकुलेट करोगे तो 35 आएगा, नहीं रुक जा, 35 नहीं आएगा, 21 आएगा। ये 35 आएगा और ये 1 आएगा, तो टोटल आ गया 57। पर इसको करने का एक मेथड 2 भी है। ये तो अपना मेथड 1 था, मेथड 2 क्या है? मेथड 2 है इसको करने का कि सर ये जो 5 पॉइंट है इसको अपने दिखा रहे हैं यहाँ पे है, और ये 7 रैंडम पॉइंट्स है, 7 रैंडम पॉइंट्स है, ये 7 रैंडम पॉइंट्स है। तो अब 12 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, माइनस करो इस 5 में से 2 पॉइंट, क्योंकि जब 12 में से 2 पॉइंट टोटल होता, लेकिन इस 5 में से 2 पॉइंट जब सिलेक्ट हो रहा है हर बार सेम लाइन मिल रहा है, हाँ या ना? तो इस 5C2 को हम लोग माइनस कर दिए, लेकिन इसके बाद एक +1 करना पड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि सर इस 5 में से जब 2 पॉइंट कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो अपने को एक ही लाइन मिल रहा है, सारा लाइन माइनस कर दोगे तो एक 1 तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो 12C2 66 होता है, इसका वैल्यू 10 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 57 आ जाएगा। 12C2 कैलकुलेट करना तो आपको आता ही है। क्लियर? ये रहा बात स्ट्रेट लाइंस का। सर ट्राइंगल्स के लिए क्या करना है? सर ट्राइंगल्स के लिए भी सेम ही चीज है कि अगर ये 5 पॉइंट है और 7 रैंडम पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो अपने कितना तरीका से लाइन बना सकते हैं? सर 7 में से 3 सिलेक्ट कर सकते थे, या 7 से 2, 5 से 1, हाँ, या फिर इस 5 में से कोई भी 2 और 7 में से कोई भी एक। तो 7C1 इंटू 5C2, ये 3 केसेस है और ये तीनों को कैलकुलेट करना है। 7C3 35 होता है, 7C2 तेरा 21 इंटू 5 105 होता है, ये वाला वैल्यू। 7C1 7 होता है, ये 10 होता है, 70 होता है, तो टोटल अपना आ गया सर 210। और इसी को मेथड 2 से भी करेंगे अगर तो सर 12 में से 3 पॉइंट लेना है, उसमें से माइनस करना है, वो केस जब तीनों का तीनों पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन में से सिलेक्ट हुआ है। अगर स्ट्रेट लाइन से तीनों पॉइंट सिलेक्ट हुए तो अपने को एक भी ट्राइंगल नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें +1 भी नहीं होता है। तो आपको सिर्फ 12C3 माइनस 5C3 करना है। 12C3 इज 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका वैल्यू मेरे को याद नहीं है। 5C3 मेरे को याद है 10, तो ये 2 और 3 कटेगा 6 2, तो 220 माइनस 10, 220 माइनस 10 मतलब आंसर इज 210। समझ आया बेटा? तो हम लोग को कॉम्बिनेशन का टिपिकल चीज क्लियर है। तो बेसिक्स ऑफ थ्योरी ना यही है जिससे क्वेश्चन आता है। एक और थ्योरी का क्वेश्चन आता है, वो लास्ट बता देते हैं, फिर कुछ पीवाईक्यू करके अपने कंप्लीट करेंगे। सम ऑफ ऑल n डिजिट नंबर्स, इस टाइप का क्वेश्चन, फॉर्म्ड बाय गिवन डिजिट्स, फॉर्म्ड बाय
A1 प्लस A1 A2 A3, ये सारा डिजिट अगर दिया हुआ रहेगा अप टू n, मतलब इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम लोग एक एग्जांपल के संग देख लेते हैं. सम ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू 1111 n टाइम्स. मतलब क्या है सर, जैसे क्वेश्चन अगर आ गया फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट, फाइंड द सम ऑफ all 4-digit numbers that can be formed by that can be formed by 1 2 3 4, that can be formed using digits 1 2 3 4. अब एक बार हम लोग एग्जाम्पल के संग समझेंगे तो समझ में आएगा. रिपीटेशन नॉट अलाउड ऑब्वियसली. तो क्या होगा, तो सर अपने पास ये जो 4 डिजिट है 1 2 3 4, इससे कितना नंबर बन सकता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सम ऑफ डिजिट्स की है, इनटू 3 फैक्टोरियल करना है. क्यों? क्योंकि ये 4 डिजिट है इसमें, इसलिए 4 माइनस वन 3 फैक्टोरियल इंटू 1111. तो सर ये क्या होगा, 10 इंटू 6 इंटू 1111, दैट इज 66660. क्वेश्चन का मतलब क्या था? क्वेश्चन का मतलब था कि ये 1 2 3 4 से जितना नंबर बन सकता है, बहुत सारा बन सकता है, 2143 2314, ऐसा 24 नंबर बन सकता है. इस सब का सम चाहिए था नंबर्स का. कितना नंबर बन सकता है वो काम का नहीं था, नंबर्स का सम क्या है वो अपने को काम का है. कंसेप्ट समझ आया बेटा? सिंपल सा बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे. नेक्स्ट अपने जैसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे कि 32516, इससे क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, 5 डिजिट नंबर्स चाहिए अपने को. सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर, सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स क्या हो जाएगा सर? सम ऑफ डिजिट्स, वेरी गुड. 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 इंटू 4 फैक्टोरियल. क्यों? क्योंकि बेटा 5 है तो 4 फैक्टोरियल इंटू 11111, 5 बार 1. अब आप ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो कितना आ रहा है. मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करो. 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6, मेरे हिसाब से 17. 4 फैक्टोरियल होता है 24 इंटू 5 बार 1, 4533288. थोड़ा बड़ा नंबर है, ऑब्वियस सा बात है, 120 नंबर मिलेगा, उसका सम कर रहे हैं तो बड़ा तो रहेगा ही. 120 नंबर का सम, सब 5 डिजिट है. क्लियर? तो 4533288, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो बेटा यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो एक दो ठो क्वेश्चन हम लोग सितंबर अटेम्प्ट का देखेंगे, बाकी आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करोगे. थ्योरी मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको. क्लियर? तो लेट्स सी कि किस टाइप का स्कैन, मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था. देखते हैं, एक सेकंड. कौन सा क्वेश्चन आया था इसमें? पेपर खोल लिया हूँ मैं. CISI का डिफरेंस हो गया. सपोज यू डिपॉजिट ₹1000 टुडे, ये सब तो CISI का है. हाँ, डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी, जैसे अलग अलग क्वेश्चन आया. देखो, देखते हैं हम लोग कौन कौन सा आया है. एक क्वेश्चन आया, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स से अपने को करना है, लेकिन इसमें एक और चीज दे दिया है, सच दैट वॉवेल्स कम टुगेदर. वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वॉवेल्स आर टुगेदर. तो सर वॉवेल्स कौन कौन से? A A E I, 4 वॉवेल है. A E A E A I, ये सब हम लोग एक संग ले लिए, इसको एक बोरा में डाल दिए. और क्या बचा सर? M M, M गया, M गया. और रिपीटेड है, T T रिपीटेड है, T T रिपीटेड है.
और CHS अलग से है, तो टोटल अपने पास कितना लेटर था? 5 6 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट कितना है अब आप देखो तो, ये A E I को जब बोरा में डाल दिया, ये एक ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट, 6 ऑब्जेक्ट, 7 ऑब्जेक्ट, 8 ऑब्जेक्ट। तो 8 फैक्टोरियल बाई सेम ऑब्जेक्ट कौन कौन से है? सेम ऑब्जेक्ट 2 M है, 2 T है। आप बोलोगे सर 2 A भी तो है, लेकिन 2 A नहीं, ये तो पूरा एक ऑब्जेक्ट था ना, AAEI। तो 2M 2T को अपने अरेंज कर दिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करके। पर AA EI क्या अरेंज हो सकता है अपने आप? हाँ सर, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि इसमें 2 A है। तो रिक्वायर्ड आंसर अपना यही है, 40320 इंटू 24/8। ये गया इससे 3। आपको कैलकुलेटर का भी दरकार नहीं पड़ेगा, अगर अपने को वैल्यू याद रहेगा तो 120960 होता है इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा ऑप्शन है? हाँ सर, ऑप्शन बी है। आप कैलकुलेटर से कर सकते थे, बट अपने बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं। क्लियर सर? अगला क्वेश्चन एक लाइन का है, NP5 = 20 इंटू NP3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बेटा आप समझ रहे हो? कुछ भी नहीं है। NP5 का शॉर्टकट क्या होता है? 5 फैक्टर्स, राइट। NP3 का शॉर्टकट क्या होता है सर? 3 फैक्टर। तो सर तीनों फैक्टर कट जा रहे हैं दोनों साइड से, राइट। तो n-3 इंटू n-4 इज 20। 20 कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होता है सर? 4 इंटू 5। लेकिन पहले बड़ा वाला लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी बड़ा वाला है, तो कंपेयर कर देंगे तो n का वैल्यू अपने को मिल जाएगा 8। बेटा 20 सेकंड में क्वेश्चन कर पा रहे अपने। क्लास अगर आप ढंग से करोगे तो फिर क्वेश्चन करने में अपने को बहुत इजी रहेगा। संग में आपको मटेरियल का क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्लियर? तो नेक्स्ट अपने क्या देखेंगे? देयर आर 6 कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स नीड टू चूज अप टू 3 मॉनिटर्स इन अ स्कूल फॉर अ क्लास मॉनिटर सिलेक्शन। मतलब क्लास मॉनिटर सिलेक्शन के लिए 3 कैंडिडेट है। अरे स्क्रीन बहुत फ्लिकर कर रहा है। क्लास मॉनिटर सिलेक्शन, देयर आर 3 कैंडिडेट्स। देयर आर 3 कैंडिडेट्स, ठीक है। नहीं 3 नहीं, 6 कैंडिडेट, सॉरी। There are 6 candidates. The students need to choose up to 3 monitors. The students need to choose up to 3 monitors. Up to 3 monitors. 6 जन है, 3 मॉनिटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 तक मॉनिटर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने। A student, a student can vote for either one or two or three of them. For either one or two or three of them. और 3 कैंडिडेट, समझ में आया? मतलब हम गए, हम एक जन को भी वोट दे सकते हैं, 2 को भी दे सकते हैं, 3 को भी दे सकते हैं। तो इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट वोट? इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज टू वोट? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पर आप ढंग से समझोगे तो कुछ है नहीं। कैन अ स्टूडेंट चूज टू वोट? तो सपोज मैं स्टूडेंट हूँ और आप लोग 6 कैंडिडेट हो, तो मैं क्या सोच सकता हूँ? मैं एक जन को भी वोट दे सकता हूँ। अगर एक जन को वोट देना है मेरे को, तो वो मैं कितना तरीका से दे सकता हूँ सर? 6C1। अगर मेरे को 2 जन को वोट देना है तो मैं कितना तरीका से दे सकता हूँ? 6C2। अगर 3 जन को वोट देना है तो 6C3। और अपन को सिर्फ ऐड कर देना है। तो 6C1 है 6, 6C2 है सर 15, 6C3 होगा 20। ये आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर आएगा 41। ऑप्शन में था 41, 42, 43, 44, तो अपना आंसर 41 है। क्लियर? तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया था पीएनसी का। डिफरेंट वर्ड्स आर मेड विद द रीअरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल को रीअरेंज करके कितना वर्ड्स बना सकते रीअरेंज करके? सच दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस ओनली। वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस ओनली।
ऑड प्लेसेस ओनली। सर कैसे करेंगे ये? ओ आई ए तीन ही वॉवेल है, लेकिन ट्रॉपिकल में जितना लेटर्स है वो है 8। तो ऑड प्लेसेस कितना है? 1 2 3 4। इस 4 में से हम लोग को ये 3 को अरेंज करना है। कितना तरीका से कर सकते हैं? 4p3। तो ये 4 प्लेस में ये 3 वॉवेल को अरेंज करना है, और बचा हुआ 5 लेटर्स को, सपोज वॉवेल यहाँ पे और यहाँ पे गया, तो 4 ब्लैंक और एक और ब्लैंक रह जाएगा ना, इस 5 ब्लैंक में पांचों को अरेंज करना है। तो 5 फैक्टोरियल। तो नंबर 4p3 भी 4 × 3 × 2 होता है, और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 120 होता ही है। तो 24 × 120 अपना आंसर आ जाएगा 2880। सर फ्री का क्वेश्चन था, फ्री मार्क्स। तो ये वाला तो अपने को एग्जाम में ये ऑप्शन सी में दिया हुआ था, करके आना ही आना है। तो समझ में आ रहा है, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर का कराया हूँ। आप इससे भी प्रीवियस अटेम्प्ट्स का क्वेश्चन ट्राई करिए, मॉड्यूल का क्वेश्चन ट्राई करिए। कॉमन क्वेश्चंस भी आता है और बहुत डायरेक्ट आता है। और जितना आपने नोट्स पढ़े हैं, आप मेरा वीडियो देख देख के क्वेश्चंस भी बनाओगे तो आपका बहुत अच्छे से बनेगा। जहां भी डाउट हो रहा है एक प्रॉपर नोट बना लो, फिर नोट से आपको सारा आंसर मिल जाएगा। तो प्रीवियस टर्म्स का करो। मिलते हैं हम लोग क्विक रिकैप सेशन 3 में। चलो, थैंक यू सो मच।